जरा सोचिए, सन 1964 में चीन परमाणु परीक्षण करके हमारा पड़ोसी देश बन चुका था और सन 1971 में अमेरिका हमें धमकी दे रहा था सीधे तौर पर, हमारे सरते मानो वरना कल का तुम सूरज नहीं देख पाओगे। और यही घटना के बाद शुरू होती है भारत के सबसे रहस्यमयी और सबसे गोपनीय सीक्रेट मिशन की। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुट्ठी भर 75 वैज्ञानिकों की जीनियस टीम के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं था, यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री को भी नहीं पता था। तो आज के वीडियो में दोस्तों समझेंगे कि किस तरीके से एक 75 मामूली से वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जासूसी CIA को चकमा देते हुए ये सफल परीक्षण किया, और वो कौन से ऐसे सीक्रेट मिशन थे जो दुनिया से छिपा करके भारत ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया। और सबसे अहम सवाल, उस एक धमाके ने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश को भौचक्का करके रख दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, ये वो कहानी है जो ये बताती है कि जब किसी देश के स्वाभिमान और उनके सुरक्षा पर जब हमला होता है तो वो देश किस तरीके से अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो देश भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी का पूजन करता है, जो देश पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी थी कि इस देश को इतने विभत्स से कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। तो आइए इस स्टोरी को परत दर परत खोलकर समझते हैं और उस सदी के, उस दशक के सबसे बड़े जियोपॉलिटिक्स थ्रिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, और जिस मिशन का एक सीक्रेट नेम दिया जाता है प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा। इस कहानी की जड़ है भारत के आजादी से पहले सन 1945 से, जब हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक होमी भाभा ने अपने एक सपने से शुरू किया था। और फिर सन 1948 में ही एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम भी पारित की जाती है और इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा आयोग भी बनाया जाता है। और फिर देखते ही देखते सन 1945 में परमाणु ऊर्जा एक विभाग बनाया जाता है। और फिर भारत के कड़ी मेहनत के बाद सन 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा काम करने लग जाता है। लेकिन फिर 60 के दशक के दो सबसे ऐसी बड़ी घटना जिसने भारत को एक राजनीतिक स्तर पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और वो दो अहम घटना थी सन 1962 में जब चीन के हाथों भारत को एक करारी हार मिली। फिर सन 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण करके भारत को एक थ्रेट के रूप में सूचना दे दिया। अब जरा आप ही सोच के देखिए कि जब हमारा कोई पड़ोसी देश अगर परमाणु शक्ति संपन्न हो और हमारे पास किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार नहीं हो, तो क्या हम चैन से नींदें ले पाएंगे? इन्हीं थ्रेट को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक सुप्त परमाणु विस्फोट परियोजना को मंजूरी दी। लेकिन बदकिस्मती से होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक और लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद ये परियोजना भी ठंडे बस्ते में चले गए। और इन सब के बाद रही सही कसर जो बाकी था वो हमें सन 1971 के भारत पाकिस्तान के वॉर में हमें देखने को मिला। जब बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा खोला, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर के अमेरिका ने हमारे खिलाफ एक परमाणु युद्धपोत उतार दिया और सीधे तौर पर थ्रेट और घेर कर हमें ये धमकी दे रहा था, भारत हमारी बात मान ले, नहीं तो भारत कल का सुबह नहीं देख पाएगा। और यही वो निर्णायक समय था जब 7 सितंबर सन 1972 को प्रधानमंत्री ने भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर के जितने भी जीनियस वैज्ञानिक थे उनकी एक इमीडिएट बैठक बुलाती है। और उसी समय स्वदेशी परमाणु विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जाता है, एक ऐतिहासिक आदेश दिया जाता है। जो देश, जो वैज्ञानिक सालों और दशकों से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब आ चुकी थी। लेकिन जरा ठहरिए, भले ये मिशन की इजाजत तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर सबसे बड़ा जासूसी सैटेलाइट हमारे ऊपर मंडरा रहा था, जो अमेरिका का था। कहा जाता है कि ये सैटेलाइट इतनी शक्तिशाली थी कि अगर जमीन पर रखे घड़ी की सुई को देख करके वो परफेक्टली बता सकता था कि भारत में अभी समय कितना हो रहा है। तभी इस ऐतिहासिक मिशन को अंजाम देने के लिए देश के सबसे जीनियस वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई जाती है, जिसे आज भी इतिहास में गोपनीय सप्तऋषि के नाम से हम जानते हैं। इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर राजा रमन्ना को चुना जाता है और देश के सबसे ज्ञाता रसायन शास्त्र के एक वैज्ञानिक होमी सेठना, जिनको प्लूटोनियम को विकसित करने के लिए जिम्मा संभाला जाता है। और इस मिशन को हद से ज्यादा गोपनीय बनाए रखने के लिए सिर्फ 75 मामूली से जीनियस वैज्ञानिकों के साथ इस मिशन को अंजाम देने के लिए आदेश दिया जाता है। जहां एक तरफ सैटेलाइट तो हमारे लिए एक थ्रेट और एक चुनौती तो था ही,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी भी अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ने उस समय इम्प्लोजन टाइप के परमाणु उपकरण विकसित करने का फैसला लिया था। इस एटॉमिक बॉम्ब के कोर मटेरियल बनाने के लिए जो हमारे साइरस रिएक्टर है वहां से 6 केजी ग्राम प्लूटोनियम निकाला गया था और इस बॉम्ब में इस्तेमाल होना था। इस बॉम्ब में डिवाइस और डेटोनेटर के तौर पर जो विस्फोटक लेंस लगने थे वो DRDO के लैब चंडीगढ़ में तैयार किया गया था, जबकि इस बॉम्ब के बाकी जो विस्फोटक मटेरियल थी वो पुणे के एक रिसर्च लैब में बनाया जा रहा था। और एक तीसरी और सबसे जो अहम चीज थी वो थी ये बॉम्ब की ट्रिगर। जो ट्रिगर में इस्तेमाल होने वाला जो न्यूट्रॉन एक उत्प्रेरक होता है जिसका एक कोड नेम दिया जाता है फ्लावर। न्यूट्रॉन के उत्प्रेरक को अगर आपको साधारण भाषा में समझना है तो वो पोलोनियम और बेरिलियम के एक जटिल मिश्रण से तैयार किया जाता है। बहरहाल इस मिशन का सीधा कमान प्रधानमंत्री के ऑफिस से संभाला जा रहा था और प्रधानमंत्री के जो निजी जो कुछ अधिकारी थे उनके तक ही ये बात सीमित थी। यहाँ तक कि देश के उस समय के रक्षा मंत्री रह रहे जगजीवन राम को इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं था कि कोई सीक्रेटली परमाणु मिशन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर के तमाम जासूसी एजेंसियों को धोखा देते हुए इस डिवाइस को मुंबई के BARC के लैब में टुकड़ों टुकड़ों में जो है तैयार किया जाता है और फिर इन्हीं टुकड़ों को बेहद सुरक्षा के बीच सीधे पोखरण के उस फील्ड में पहुंचाया जाता है। फिर इन सारे अलग अलग जो पार्ट थे उन सबको असेंबल करके पोखरण के रेगिस्तान के अंदर टनल बना करके उसे नीचे उतारा जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, जो ये टनल जो ये कुएं बनाए गए थे परमाणु विस्फोट करने के लिए, उस पर अभी भी सबसे बड़ा खतरा उसी सैटेलाइट का था जो अमेरिका का सैटेलाइट था, जो ऊपर में एक अदृश्य दुश्मन की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा था। तभी हमारे वैज्ञानिकों की जीनियस आइडिया ने इसका एक तोड़ निकाला और ये काम तब शुरू किया जाता जब सैटेलाइट हमारे ऊपर नहीं होती थी। सैटेलाइट हम सभी जानते हैं कि एक जगह स्थिर होकर के नहीं रिकॉर्ड करती, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहती है और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे भारत के साइंटिस्टों ने एक तोड़ निकाला और वो काम तब करते जब सैटेलाइट हमारे ऊपर नहीं होती। और जितने भी वैज्ञानिक जितने भी साइंटिस्ट थे वो एक सेना के वर्दी में हुआ करते थे। ऐसे लगे सैटेलाइट में कि जैसे वो एक आम साधारण सा एक सैन्य अभ्यास कर रहे हों। इन सारे दिन महीने हफ्ते बीत गए और इन सारे मेहनत के बाद अब वो समय आ चुका था कि जब सबकी जान हलक पर थी। तारीख था 18 मई सन 1974, दिन था बुध पूर्णिमा। सुबह ठीक 8:05 पर पोखरण की जमीन अचानक से थर्रा उठी, मानो जैसे एक साथ हजारों घोड़े रेगिस्तान में दौड़ रहे हो। इतना ही नहीं, धूल और रेत का गुब्बारा एक आसमान में जोर से उठता है और कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी को भी ढक देती है। फाइनली वो मैसेज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हॉटलाइन पर दिया जाता है, बुद्धा हैज स्माइल्ड, मतलब कि भारत ने सक्सेसफुल शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट अपना सबसे पहला सक्सेसफुल किया। लेकिन जरा ठहरिए, अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। उस समय देश में जश्न का माहौल था और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचनाएं जमकर हो रही थी और भारत पर एक सबसे बड़ा विपद का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि भारत अब भले परमाणु राष्ट्र बन चुका था लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कड़ी प्रतिक्रियाओं के साथ सन 1978 में एक कानून पारित करता है और भारत के ऊपर तमाम आर्थिक सैंक्शन और टेक्नोलॉजी का सैंक्शन लाद देता है। कनाडा हमारे ऊपर परमाणु में यूज हो रहे भारी जल की सप्लाई को तुरंत रोक दिया। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसे शांति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा थ्रेट माना और हमारा पड़ोसी देश चीन इस शांतिपूर्ण विस्फोट को खारिज कर दिया। वो बोला इस तरीके की कोई घटना हुई ही नहीं, मतलब कि चीन को तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं था। और इन्हीं वैश्विक नाराजगी का एक परिणाम ये होता है कि विश्व स्तर पर नाटकीय आपूर्तिकर्ता की एक समूह बनाई जाती है जिसे NSG के नाम से हम जानते हैं, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि भारत जैसे जितने भी विकासशील देश है उनको इन परमाणु के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन ये जो समूह बनाई गई थी जस्ट इसका उलट होता है, क्योंकि जैसे ही बाहरी मदद भारत के ऊपर बंद होता है तो भारत परमाणु के क्षेत्र में स्वदेशी उपकरण की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और उसी का परिणाम होता है कि भारत फिर से सन 1998 में दूसरी बार पोखरण में परमाणु परीक्षण करता है और 3 सफलपूर्वक विस्फोट के बाद भारत ने स्वघोषित रूप से एक परमाणु राष्ट्र के तौर पर में ऐलान करता है। और इन्हीं सब का परिणाम था कि जब अमेरिका को ये सब चीजें देखा नहीं जाता तो 2008 में भारत और अमेरिका के बीच एक परमाणु समझौते होते हैं। मगर जरा ठहरिए, ये स्टोरी अभी भी अधूरी है,
क्योंकि इन सारे चकाचौंध की जो सक्सेसफुल स्टोरी थी, इन सब के बीच वो डार्क रियलिटी वाली एक स्टोरी अभी भी छुपी हुई है। एक ऐसी अनसुलझी कहानी जो पोखरण के आसपास के गांवों में, जैसे लोहार की और खेतैली के गांवों में, वहां के लोगों में आज भी कैंसर और आनुवांशिकी विकृति जैसी बीमारियां हमें देखने को मिल रही है। फसल वहां के बर्बाद हो चुके हैं, अभी भी वहां पर फसल ढंग से उगाए नहीं जा रहे हैं, और जो जमीन के नीचे की जो पीने योग्य पानी होती है वो भी जहरीली है अभी तक। और इन्हीं सब की वजह से वहां के लोगों में एक गंभीर बीमारी की समस्याएं अभी भी उत्पन्न है। स्किन डिजीजेस, कैंसर, ये सारे बीमारियां वहां के लोगों में अभी भी देखने को मिल रही है। वहां के लोग चीख चीख कर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को बिना पुख्ता, बिना प्रमाण के बगैर इसे खारिज कर दिया। फाइनली वही बात हमारे सामने आती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इसलिए कहना ये गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था दोस्तों, ये थी भारत की पहली आत्मनिर्भरता और साहस का पहला ऐलान जो विश्व स्तर पर गूंज उठी। वरना आज तो हम सभी जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। एक साधारण सा अमेरिकी ट्वीट होता है और पाकिस्तान के खिलाफ जो हम युद्ध जारी कर रखे थे उसे सीज फायर करना पड़ता है। लेकिन एक समय वो भारत भी था जिसने इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नेतृत्व में एक पहला परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व भर में अपनी आत्मनिर्भरता का ऐलान किया था। ये सबसे पहली ऐसी घटना थी कि आजाद भारत में भारत के विज्ञान स्वाभिमान को एक मजबूत नींव दी, जिस नींव पर आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। लेकिन आखिर में आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये स्माइलिंग बुद्धा जैसे ऑपरेशन विज्ञान की जीत थी या फिर एक राजनीतिक मजबूरी थी? आप अपने विचार हमें नीचे दिए हुए कमेंट में जरूर दें। और आखिर में एक मेन कंसर्न आपसे है, अगर आप भी हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंट्री शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अब अवेलेबल है। जाए, विजिट करें, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो आज भी हमारे उन पुराने भारत के ऊपर उंगली उठाते हैं और ये बोलते हैं कि भारत तो 2014 के बाद आजाद हुआ है, 2014 के बाद नया भारत उभर के आया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही हम आपके बीच नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।